नाम है प्रशांत कौशिक। आप लोग देख रहे हैं द ग्राउंड। द ग्राउंड आ चुका है जंतर मंतर पर, जहां पे हमारे साथ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का एक विशाल धरना प्रदर्शन यहां पे जारी है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ यहां पर मंच पर मौजूद हैं। उनकी क्या मांगे हैं, किस वजह को लेकर आज वो भारत के अलग अलग राज्यों से जैसे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने बैठे हैं, तो क्या मांगे हैं, क्या ऐसे कारण रहे जो इन्हें आज धरना प्रदर्शन वगैरह करना पड़ा। सबसे पहले तो सर आपसे जानना चाहूँगा मैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का मैं संयोजक हूँ। हमारे साथ शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और कुछ संगठनों के यहाँ पे संयुक्त रूप से आंदोलन हुआ है, विशेष रूप से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। तो इसके तहत जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जो मांगे हैं जी, उसमें प्रमोशन में जो धांधली हो रही है उसमें रिजर्वेशन जो है बाकायदा मतलब जो है मिलना चाहिए। इस बात के लिए जो है कुछ आदेश आए थे, उसको हम निरस्त करना चाहते हैं और उसके तहत रिजर्वेशन हर एंगल पे चाहिए हमको। सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन चाहिए। अगर जाति आधार पे मतलब हिंदुत्व कायम होता है तो जाति आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। अगर जाति आधार के ऊपर आरक्षण को ख़त्म करना है, आर्थिक आधार पे लाना है, तो हर आदमी को जाति आधार पे हिंदुत्व को भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू का मतलब ही है जाति और जाति के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं। तो इसलिए हमारी मांग है। बाकी जो मांगे हैं हमारी जो है, जैसे हमने इसमें दिया है कि कृषि बिल जो है संयुक्त मोर्चा की तरफ से, कि कृषि बिल जो 3 कानून जो बनाए गए हैं उसको अविलंब वापस लिए। किसानों के समर्थन में आप बात कर रहे हैं? किसानों के भी समर्थन में हम आए हैं। ठीक है सर, एक मिनट दीजिए मुझे। सर आपका नाम क्या है? मैं विनय बांबोड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महाराष्ट्र से हूँ मैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की तरफ से। आपने इस पे लिखा हुआ है सर, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि 10 सूत्री मांग है आपकी। सबसे पहला है आपका अनुसूचित जाति और जनजातियों के सच्चे प्रतिनिधि चुनने हेतु बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र निर्माण व चुनाव संचित मत प्रणाली लेने की व्यवस्था। तो अनुसूचित जाति और जनजाति के सच्चे प्रतिनिधि, एक तो नाम हमारे सामने आता है, कैसे भी नाम हम ले सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, वो सच्चे प्रतिनिधि थे। उसके बाद कोई सच्चा प्रतिनिधि आपको लगता नहीं है कि आया है? आपकी तरफ से मैं बता रहा हूँ। और अब आने की संभावना है, तो कैसे चुना जाएगा? चुनाव प्रक्रिया, आज की जो विद्यमान चुनाव प्रक्रिया है उससे हम अपना सच्चा प्रतिनिधि नहीं चुन सकते। अच्छा, हमें हमें चाहिए एक नई सिस्टम, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही 1955 में बताया था कि ये सिस्टम में बदलाव हो, चुनाव प्रक्रिया में बदलाव आना चाहिए। तो वो चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र को मिलाकर उसमें जो वोटिंग सिस्टम है वो कुमुलेटिव तरीके से लेना चाहिए। उससे होगा क्या कि जिस क्षेत्र में जो लोग अल्पसंख्यक हैं शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, उनकी वोटिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाएंगी और उससे वो अपने ही वोटिंग से अपना प्रतिनिधि, सच्चा प्रतिनिधि वो चुन कर ला सकते हैं। अभी की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें हो क्या रहा है कि 70% कम्युनल वोटिंग है। और ये कम्युनल वोटिंग अल्पसंख्यक वोटिंग को, अल्पसंख्यक उम्मीदवार को कभी नहीं चाहेंगे कि वो चुन कर आए। सर तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए एक चुनाव क्षेत्र है, हाँ, चुनाव क्षेत्र विधानसभा 72 मान के चलते हैं हम जी। उसमें अगर अल्पसंख्यक लोग ज़्यादा, मतलब अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति के लोग ज़्यादा है, उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया। ऐसा तो नहीं होगा कि उस क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति के ही लोग होंगे, बाकी जाति के लोग होंगे, तो फिर कल के दिन वो भी मांग उठाएंगे ना कि हमारा भी प्रतिनिधि वहाँ भेजो। हम 4 लोग हैं। हम तो वही तो चाहते। हो क्या रहा है कि जो क्षेत्र में 70% कम्युनल वोटिंग है, कम्युनल वोटिंग बोले तो हिंदुत्ववादी वोटिंग है, जो अल्पसंख्यक को दबाना चाहती है। अच्छा, वो कभी नहीं चाहती उनको समानता दे। अच्छा, और इसीलिए वो इनका सच्चा प्रतिनिधि नहीं चुन के लाती, वो अपना प्रतिनिधि खड़ा करती है। कम्युनल वोटर्स अपना प्रतिनिधि खड़ा करते हैं और वो अपना और इसी कारण से अभी जो है जितने भी हमारे 84 सांसद है उसमें हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं आया है। हमारा सच्चा प्रतिनिधि है वो सिर्फ हमारे जात का है, वो केवल हमारे अनुसूचित जाति का हो सकता है, अनुसूचित जनजाति का हो सकता है, लेकिन वो उनके फेवर में बात नहीं करता। तो इतना हल्ला जो हो जाता है सर, अभी जैसे देखा गया पंजाब में मुख्यमंत्री बदले, चन्नी जी आए, उन्होंने कहा कि भैया चन्नी जी हैं दलित हैं, ठीक है, दलित आ गए। तो अब जो दलित बन गए हैं मुख्यमंत्री, तो उससे खुशी नहीं है आपको? नाम बता दीजिए सर पहले तो अपना। सर मेरा नाम सुनील कुमार गाजीपुरी है। अच्छा जी, मैं इलाहाबाद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी सर। ओके ओके। तो पंजाब में मुख्यमंत्री बदले, दलित बन गए, चन्नी जी, खुशी नहीं हुई आप लोगों को? खुशी क्यों नहीं हुई, लेकिन वो अपने हित के लिए नहीं लड़ते हैं।
अच्छा, किसके लिए लड़ते हैं फिर? वो आएंगे, चुनाव जीत करके आएंगे समाज के लिए, लेकिन जब उनको पद ग्रहण जब मिल जाएगा, जब वो पूर्ण रूप से उसके अधिकारी हो जाएंगे, लेकिन वो वही कार्य करते हैं जो सरकार करवाती है। अच्छा, जिस तरह से आपने अभी देखिए हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी हैं, वो नाम के बस हैं, नाम के क्या है? नाम के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, नाम के नाम। ठीक, लेकिन काम उनका जो है सरकार के द्वारा है। अच्छा, वो दलित ही हैं। आज कोई कार्यक्रम अगर होता है उनके द्वारा, अभी देखिए उनकी बहू बेटी के साथ अभी छेड़खानी हुआ था, लेकिन मोटे हेडिंग में ये लिखा गया था कि दलित की बेटी, ठीक, राष्ट्रपति की नहीं। लेकिन वो अपने जब घर में नहीं, जब वो बचा सकते, वो राष्ट्रपति तो किस ये काम? कितना शोभा देता है सर एक देश के राष्ट्रपति को ये कहना कि वो दलित हैं, या कोई भी पार्टी कह दे कि दलित है, या ये कह दे कि ब्राह्मण है, या ये कह दे कि बनिया है, या ये कह दे कि श्रीवास्तव है। अरे राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होता है ना सर, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की गरिमा में रहना चाहिए। आप उनको ये कैसे दिखा सकते हो कि दलित है सर? दलित ये नहीं कर रहा हूँ कि दलित हैं, हाँ। वो कास्ट की मैं बता रहा हूँ। कास्ट होगा, लेकिन राष्ट्रपति ये अब आरक्षण मुद्दा पे देखिए, तो बाबा साहब की देन है जो कि उनको मिला। वो कि अनुसूचित जाति में जब एक पद है तब उन्होंने दिया। वो जानते हैं कि 2022 में चुनाव आने वाला है। अच्छा। अगर मैं दलित को वहाँ खड़ा नहीं करूँगा तो हमारा वोट बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, इसलिए उनको तो बताया। दलित कुल मिला के आपके हिसाब से वोट बैलेंस ही है बस? वोट बैलेंस है क्या? वोट बैलेंस है, लेकिन कार्य कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ वोट बैलेंस है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं, वोट बैलेंस नहीं है। मेरा कार्य जो भी होता है वो हमारे समाज के लिए, लोग कहते हैं कि होगा, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे समाज के लिए जब वो बन जाते हैं लोग, तो कोई चीज़ नहीं देखता। आप इलाहाबाद से आ रहे हैं सर, इलाहाबाद में भी गुप्ता जी हैं सांसद शायद, श्यामाचरण गुप्ता जी। अब तो खत्म, अभी खत्म हो गए, लेकिन वो थे गुप्ता जी। जी। तो इलाहाबाद में तो काफी सारे दलित होंगे। अभी तो हमारे एक दोस्त हैं सुरेंद्र चौधरी जी, MLC हुए हैं, MLC हो गए वो। लेकिन अंदर से, ठीक, अब ये लुभावना चीज़ है कि एक सांसद को। आप अपनी क्षेत्रीय बात करो सर, रेवती रमण सिंह जी थे पहले, उसके पहले शायद कांग्रेस से शर्मा जी, क्या नाम है इनका, शर्मा जी थे, वो थे उससे पहले। नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी वहाँ पे मेयर बनती है उनकी, बराबर। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सारे अपर कास्ट के हैं। अपर कास्ट। इलाहाबाद में शेड्यूल कास्ट नहीं है, वोटिंग नहीं है क्या? वोटिंग बहुत है। फिर बनते क्यों नहीं है सर? बनते क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर उनको देखिए, अभी हमारे बगल में विनोद सोनकर जी हैं सांसद, विनोद सोनकर सांसद हो गए, ठीक। उनको जो है कि अभी जाना गया कि अभी विनोद सोनकर सांसद हो गए, किस जगह से हो गए सर? वो कौशाम्बी जी से। कौशाम्बी से हो गए ना, मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ। इलाहाबाद में सर वही है, क्या बोलते हैं, मिर्जापुर की आप बात करो तो सोनकर सब वहाँ पे, तो वहाँ पे दलित साहब आ गए। चलिए ठीक है, वो बात हो गई। सर आपने चुनाव प्रणाली की बात करी थी, मैं उसी पे आना चाहूँगा। चुनाव प्रणाली बदल दें, ठीक है, हमने बदल दिया, और तो उसमें जो लोग रहेंगे ज़मीनी स्तर पर, क्योंकि उनको क्या होता है सर, देखो चाहे दलित का हो चाहे ब्राह्मण हो, उसको ये रहता है कि हमारे लिए हित में कैसे काम कर रहा है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि सच्चा प्रतिनिधि उनका, जैसे मान लीजिए आप खड़े हो जाएं तो आप उनके सच्चे प्रतिनिधि हैं, ये लोगों को कैसे पता चलेगा? ये जाहिर है कि जब आप अनुसूचित जाति के हित में काम कर रहे हो तो हम समझेंगे कि आप हमारे सच्चे प्रतिनिधि हो। अच्छा, अभी जो 5 साल, ये 10 सालों का अगर हम देखते हैं, तो जो भीमा कोरेगांव के ऊपर जो अत्याचार हुआ, अच्छा, वहाँ पर जो हमला हुआ, उस पर किसी भी सांसद ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई। ठीक है। तो हम समझते हैं कि हमारे आस्था पर जब हमला होता है तो हमारी बात आप नहीं रख पाते, तो आप हमारे झूठे प्रतिनिधि हो, ठीक है, आप सच्चे नहीं हो। यहाँ पर अभी किसी दलित का हाथ तोड़ दिया गया, ये गुरु ग्रंथ साहिबा को छूने से, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस पर भी किसी सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई। तो आप हमारे सच्चे प्रतिनिधि कैसे हो सकते? उदित राज जी बैठते तो हैं वहाँ, कांग्रेस का पट लगाया, उदित राज अपने आप को दलित बताते हाँ, हैं। तो उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, तो हम समझे कि वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि है। अच्छा, अच्छा। अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो वो हमारे झूठे प्रतिनिधि है, चाहे कोई भी हो। जो भी प्रतिनिधि है वो सच्चा तब होगा जब वो दलित के हित में बात करेगा, शेड्यूल कास्ट के हित में, क्योंकि आप चुनकर इसलिए जा रहे हो ना। आप रिजर्व सीट से जब चुन के जा रहे हो तो आपको वो रिजर्व सीट का प्रतिनिधित्व करना होगा। आप शेड्यूल कास्ट के सीट पर चुनकर जा रहे हो, शेड्यूल कास्ट के हित की बात करो। आप शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व सीट से जा रहे हो तो शेड्यूल ट्राइब की बात करो, उनके हित की बात करो। तो ये बात कहीं हमें दिखाई नहीं दे। ये एक चीज़ देखी गई है सर, शेड्यूल का आप जो प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात करी आपने, उसमें लिखी थी, ठीक है, मानते हैं। सनातन धर्म, जैसे सर बता रहे थे कि हिंदुत्व नहीं है, हिंदू कोई नहीं है, यहाँ पे हिंदू कोई धर्म नहीं होता, सनातन धर्म है। मैं भी ये बात मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, लेकिन हिंदू का मतलब यहाँ पे ये है सर, मेरे हिसाब से जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है।
ठीक है, वो अलग बात है। चलिए सनातन धर्म की बात। सनातन धर्म में 4 कास्ट आए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अब ब्राह्मण अभी भी ब्राह्मण कह रहे हैं, क्षत्रिय कह रहे हैं, तो शूद्र में जो शेड्यूल कास्ट है उन्होंने इतना फैला क्यों दिया? उसे हरिजन कर दिया, अनुसूचित जाति कर दिया, अनुसूचित जनजाति कर दी, फिर 4 जातियाँ और उसके अंदर कर दी। ये आरक्षण लेने की प्रथा नहीं है सर। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अवर्ण है, ये वर्ण व्यवस्था से अलग है। इसीलिए इनको जो है कम्युनल अवार्ड बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 मत का अधिकार दिया था। अंग्रेजों ने इसको जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लागू कर दिया था और ये मान्यता हो गई थी कि ये न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, तो ये जो है अवर्ण है, इसलिए इनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, हाँ, अनुसूचित जाति जनजाति, तो इस आधार पे उसको किया गया। हाँ, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात मैं कह रहा हूँ। बाकी जो है ये वर्ण व्यवस्था में आते हैं और दे आर नॉट सनातन ओनली। ये जो है सनातन शब्द, अगर सनातन आप कहते हैं सत्य अहिंसा सदाचार का धर्म अगर है, तो इस देश का सनातन धर्म है बौद्ध धर्म है, जो गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले शुरू किया था। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता से जो सनातन धर्म चला आ रहा है वो इंसानियत के आधार पे था। तो आप मानते हैं ना सर? नहीं, आप और हम की बात नहीं है। वर्ण व्यवस्था इस देश के अंदर जो बाहर के लोग, ये वर्ण व्यवस्था जो आई है ये बाहर के लोगों ने आके घुसपैठियों ने लाई है। ये नहीं, ये तो आपने अभी बताया था कि हिंदू शब्द नहीं है वेदों में, मैं मानता हूँ नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था तो है। नहीं, वर्ण व्यवस्था कहाँ से आ गई? ये वर्ण व्यवस्था वेदों में होगी, लेकिन वो हिंदू नहीं है। वो भी नहीं, हिंदू तो मैं कहीं नहीं रहा, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण व्यवस्था को आप सनातन नहीं कह सकते। वो एक्चुअली क्या है, उसका ब्राह्मणवादी धर्म ब्राह्मण का धर्म है वो। अच्छा। मतलब ब्राह्मण ऊंचा जात रहेगा, बाकी सब उससे नीचे रहेंगे, ठीक है ना। और ब्राह्मण की औरतें भी पैर की जूती मानी जाएगी। ये वर्ण व्यवस्था में 2 बात की बात है। एक तो नीचे जो गैर ब्राह्मण है वो मतलब नीचे रहेंगे, और दूसरा ये है कि जो मतलब महिलाएं रहेगी, चाहे ब्राह्मण भी महिला है तो भी वो मतलब जो है उनकी पैर की जूती मानी जाएगी। उनको मतलब जो है शिक्षा, हथियार रखने का और संपत्ति रखने का अधिकार जो है उनके हाथ में नहीं रहेगा। ब्राह्मणों से आपके आरक्षण का दबाव का क्या मतलब है? बाबा साहब तो खुद ही बोल गए थे ना सर, हाँ। कि वो तो हमें एक समान अधिकार होने चाहिए। हाँ। और आपका जो आरक्षण था, अगर शुरू में देखा जाए तो जो बाबा साहब ने लागू किया था कि जो दबे कुचले लोग थे उनको बराबर पे लाया जाए, जो अपर कास्ट है। हाँ। जो अपर कास्ट है, चलो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कोई भी हो, अपर कास्ट के बराबर लाना है। उसके बाद जब बराबर अगर आ जाते हैं तो उसको खत्म करना था, ये उन्होंने बोला था खुद, ठीक है, खत्म होना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है। उसके बाद आप ऊपर से आरक्षण उस पर मांगेंगे तो कैसे काम? अभी जो बराबर नहीं आए हैं, इसलिए बराबर नहीं आया है, उसका 2% मात्र आरक्षण लागू हुआ है। अच्छा भाई 100% जो देना था इनको, मात्र जो जितने अभी जो रिजर्वेशन हुआ है सरकारी नौकरियों में, वो मात्र 2% भी नहीं है। और जो बाकी जो निजी संस्थान है उसमें तो आरक्षण ही नहीं है। अच्छा भाई आप निजी संस्थान में तो आप आरक्षण तो नहीं है ना जाति आधार पे। तो कितना आरक्षण लगेगा सर? जब आरक्षण लगेगा तो बाकी लोगों को नुकसान नहीं होगा इससे? नुकसान किसी का क्यों होगा? भाई ब्राह्मण अपनी रोटी अपना खाए, उसके लिए भी आपने रोटी इसमें लिखा है रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन में नुकसान नहीं होगा सर? बाकी लोगों का प्रमोशन में किसी का नुकसान नहीं ऐसा नहीं है सर। देखिए ऐसा मैं एक बात, आप किसका प्रमोशन बोल रहे हैं? हम ब्राह्मण के प्रमोशन के खिलाफ थोड़ी हैं। हमारी अपनी जो रोटी है उसको हमको दिया जाए, हमारा प्रमोशन हमारे तरफ से हो जाना चाहिए। अगर आपने जाति आधार पे हमारे को डिस्क्रिमिनेशन किया है, अन्याय अत्याचार 4000 साल से किया है, तो हमको अभी लागू हुआ कितना दिन हुआ है? अभी हमारा 70 साल भी नहीं हुआ है। तो अभी क्या है, आपको मतलब जो है इसको झेलना पड़ेगा। और उससे निश्चित रूप में अगर ब्राह्मण जो लोग हैं उनका हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समान, जिनने उनको छुआछूत माना था उनको भी उसने बराबर का अधिकार दिया। बाबा साहब चाहते तो अंग्रेजों से मिलकर इस देश के अंदर हिटलर शाही अपने हिटलर बन सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा अंग्रेजों को कि आप चले जाइए, हम अपना घर का जो झगड़ा हम सब ये कर देंगे। वो सही हो गया सर। उसके अलावा आप वकील हैं सर? नहीं है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, सर जैसे अभी अपने भाषण में बोल रहे थे, मैंने इनका भाषण सुना था कि मैं चमार हूँ, मैं ये कहता हूँ, मैं वो कहता हूँ। अगर आप खुद ही, आप दूसरा तो आप तो बोलेगा कि भाई वैसे ये वर्ड की यूज़ नहीं करना चाहिए कि ये दलित हैं या ये वो हैं, ब्राह्मण बोल दे, क्षत्रिय बोल, कोई बोल दे तो उस पर केस लग जाए। अब आप खुद अपने आप को बोलेंगे तो ये गलत बात नहीं होगी यहाँ पे सर? जैसे अभी सर ने बोला अपने भाषण में कि मैं चमार हूँ, मैं खड़े होकर बोल रहे हैं यहाँ पे 4 लोगों के सामने, तो ये अपनी बात को खुद ही बोल देना अपने मुंह से, तो ये तो डिस्क्लेमर हुआ ना सर वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अच्छा, एक ब्राह्मण खड़े होकर बोले मैं ब्राह्मण हूँ तो ये डिस्क्लेमर? उसका उद्देश्य अगर अपमानित करना है तो वो डिस्क्रिमिनेशन है। अगर उसका उद्देश्य नहीं है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। आपको आप खुद ही और इसके पहले भी हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, जजमेंट में भी दिया है कि अगर इन द व्यू ऑफ, ये वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है कि अगर आप उस दृष्टिकोण से किसी की जाति के ऊपर अगर आप बोलते हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये धारा लगेंगी। अगर आपका उद्दिष्ट वो नहीं है तो उस पर नहीं लगे। अगर ये खड़े होके कोई भी यहाँ पे खड़े होके बोले मैं ब्राह्मण हूँ तो ये ठीक है?
वो ये बोले मैं चमार हूँ तो वो भी ठीक है? नहीं, वो तो उनको आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी दे रहे हैं ना। आपकी आइडेंटिटी। तो आप आइडेंटिटी के खिलाफ है ना पहले? नहीं, आइडेंटिटी, हम तो जात को खत्म करना चाहते हैं, के खिलाफ खत्म लेकिन कैसे जातियाँ होगा? बनी गई है। अब उसको कोई आदमी, अब तू ब्राह्मण है ऐसा कर, अभी देखिए हमारे जो है मुख्यमंत्री के पिताजी के ऊपर ब्राह्मणों ने केस कर दिया, अब उसका बेटे ने उसको अरेस्ट करवा दिया। कहाँ के मुख्यमंत्री की बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्य है ना, क्योंकि ब्राह्मणों को उन्होंने बोला कि ब्राह्मण भाइयों सुधर जाओ और नहीं तो हम तुमको गंगा से ओल्गा की ओर भेज देंगे, हेमंत सोरेन। ठीक है ना, गंगा से ओल्गा की ओर। तो उसके ऊपर क्या है, यहाँ पे वो लगाया गया और उसको अरेस्ट किया गया। तो देखिए इसमें ब्राह्मण के ऊपर भी, मतलब कोई भी किसी भी जाति के ऊपर अगर वैमनस्यता के आधार पे अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर केस लागू। वैमनस्यता का मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अगर आप चीज़ खत्म करना चाहते हैं तो उसे खुद से पहले अपने अंदर से खत्म करनी पड़ेगी, आपको अपने घर में खत्म करनी पड़ेगी, है ना? एक ही समाधान है, उसका समाधान एक ही है कि आप जो बच्चा स्कूल में जाता है उसका जात धर्म लिखाना बंद कीजिए। जिस तरह से हम राजनीतिक पार्टी नहीं देते कि मैं कौन सी पार्टी का हूँ, उसी तरह से धर्म को बदलना, धर्म को मानना ये आदमी की स्वतंत्रता है। इसके लिए तमाम जो बेड़ियाँ जो डाली गई है वो टोटल गलत है। संविधान जो बना है वो किसी धर्म और जाति के आधार पे नहीं है, बल्कि वो एक मनुष्य की यूनिट मानता है। इसलिए हमारा ये है कि जितने जल्दी जातिवाद और जनतंत्र दोनों एक साथ नहीं चल सकता, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। इसलिए जनतंत्र को अगर जिंदा रखना है, इस देश को विश्व गुरु बनाना है, तो आपको जातिवाद को समाप्त करना पड़ेगा। हाँ सर बताइए। मैं दिल्ली से हूँ, रामचंद्र जाटव, अखिल भारतीय युवजन समाज SC ये राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। मेरा कहना ये है कि मैं करोड़वा जिले से हूँ। ये आज का धरना जो प्रदर्शन है, ये बाबा साहब के जो संविधान है उस कानून को ख़त्म ना करने के लिए कि सरकार ये इस कानून को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, SC को जो सुविधा मिल रही है ना उससे वंचित रखा जाए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने अभी सवाल किया, मैं करोड़वा जिले से SC चलाता हूँ, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है हमारी, संगठन है, सामाजिक संगठन है। हम गरीबों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। हम पिछड़े वर्ग से हैं, गरीब जाति की बात आती है। यहाँ तक मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि हम एक ढाबा खोलते हैं, एक ढाबे के ऊपर रखते हैं शर्मा ढाबा, 3 स्टार ढाबा, शर्मा ढाबा, पंडित ढाबा, राजपूत ढाबा, राजेश 3 स्टार, और मैं अच्छे कपड़े पहन के सुविधा, वो गंदे कपड़े पहन के खड़ा होता है तो उसको ये सरकार मतलब उसको मान्यता देती है। और हम अच्छे कपड़े पहन के एक जाटव समाज से हैं, दलित समाज से हैं, गरीब से हैं, हम उस ढाबे को खोल के खड़े हो जाते हैं। हम उसमें लिखा था जाटव, ये मतलब रामचंद्र जाटव या जो जाति का शब्द यूज करेंगे तो हमारे ढाबे पे कोई खाने के लिए नहीं आएगा। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की राजनीति है जी। आपने कहा कि सरकार मान्यता देती है, हमारे को नहीं, तो हमें कहने का कोई गुरेज नहीं है कि हम इस जाति से, तो हमें क्यों छुआछूत रखा जाए? आज के ज़माने के अंदर आज भी क्या है कि आज भी सारे प्रदेशों में आप देखिए, जब छुआछूत होती है ना, हमारी बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार होता है, इसके लिए कोई छुआछूत नहीं है। जो लोग आधार कार्ड से बलात्कार करते हैं और जो पानी पिलाने में या मंदिर में जाने में, उसके लिए हमारे लिए छुआछूत है। बलात्कार में उन लोगों को शर्म नहीं आती जो उनके साथ बलात्कार करते हैं? इसमें क्या कानून है? क्या उनको अंदर करते हैं? मेरा कहना ये है, मेरा कहना बात तो अलग ही है, हाँ। वो टॉपिक ही अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि जो बलात्कारी होता है ना, वो धर्म या जात देख के कुछ नहीं करते। क्यों होता है ये? ऐसा क्यों होता है? ये ब्राह्मण के साथ भी होता है, ये शूद्र के साथ भी, सबके साथ, वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। आपकी बात ये ठीक है, जाटव के यहाँ कोई आता नहीं है, वो मैं मान सकता हूँ। तो मेरा हमारा लड़ाई बड़ी लंबी लड़नी है हमें। हमें ये इस जातिवादी को हमें ख़त्म करना है कि इस सारी जातियों को हटा दो, नेम प्लेट हटा दो, सबके नेम प्लेट किसी ऑफिसों में ना दिखाओ कि ये चीज़ ये सारी जाति लिखते हैं और हम नहीं लिख पाते कि हम। आप लोगों से एक आखिरी एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। सर आपसे चालू करता हूँ, आपका जो धरना प्रदर्शन आज हुआ है, आगे आपकी रणनीति क्या है और किस प्रकार से आगे आप इन सब चीज़ों को लेके जाएंगे? अभी अगर हमने ये मांग रखा है, हम और भी पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, अगर ये मांगनी नहीं गई तो सारे भारत से हम 20 लाख लोग जो है हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और हम ऐसे जो आपको लग रहा है मांगे मानी जाएंगे? किसान 2 साल से बैठे, मांगे मानना पड़ेगा, हमारे पास वोटिंग पावर है, हमारे लोगों को हम फील्ड में जागरूक करेंगे, क्योंकि लोगों को जो है अमीरों की नोटों से गरीबों के वोट खरीदे जाते हैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों से हमने अपील की है कि आप जा के घरों में किसान आए थे सर, वो भी यही बोलते थे कि माननी पड़ेगी, मांग माननी पड़ेगी, सरकार ने बात तक नहीं करी। नहीं, सरकार को देखिए, ये सरकार नहीं है, ये एक फर्जी तरीके से बनी हुई सरकार है, ईवीएम के आधार पे बनी हुई सरकार है।
इस बात को, हाँ बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की भी पहले भी बनी थी, ईवीएम के आधार पे जो बनी हुई सरकार है, ये टोटल मतलब फर्जी सरकार है। इसलिए हमारा कहना है कि हमने ईवीएम को इसमें हटाने की मांग भी रखी है कि तत्काल मतलब बैलेट से किया जाए, जबकि अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वो आज मतलब ईवीएम का प्रयोग नहीं करते। जहाँ से मशीन बनी है वहाँ पे जापान में मतलब उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि हम अगर हमारी बातों को नहीं मांगी गई तो हम इनका जो है सामाजिक और यहाँ का जो है हम एक बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन करेंगे। उसके लिए हमारे जितने लोग हैं हम फील्ड में जा रहे हैं और पूरे देश के अंदर दिसंबर में जो है हमारा जो है बड़ा आंदोलन होगा और इस बात के लिए हम सरकार को बाध्य कर देंगे कि वो मतलब मजबूर हो कि इस बात को मानना पड़ेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के सच्चे प्रतिनिधि ढूंढने की आपकी पहल कब तक जारी रहेगी सर? कैसे पहल वगैरह आप करेंगे, अब आगे करेंगे आप? हमने डिमांड किया है कि प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ में कुमुलेटिव वोटिंग सिस्टम होनी चाहिए। अगर ये सरकार बात नहीं मानती है तो हम न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अपने प्रतिनिधि खड़े करेंगे जगह जगह से? प्रतिनिधि खड़े करने की बात नहीं है। प्रतिनिधि अभी हमारी सिस्टम जब तक चेंज नहीं होती तो हमको न्याय नहीं मिलेगा। हम कितने भी प्रतिनिधि खड़े करेंगे लेकिन हमारा प्रतिनिधि चुनता कौन है? एक्चुअली में अगर हमारा प्रतिनिधि अगर देखा जाए तो वो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कभी नहीं चुनता, क्योंकि वो क्षेत्र में हमारे वोटिंग ही नहीं है। हमारे वोटर्स बहुत कम है, 10% 15% हमारे वोटर्स है। क्या 10% से हम चुन के आएंगे? हमारे प्रतिनिधि चुन कर देने के लिए ये सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव तब अगर जब आता है तब हम देखेंगे आगे में। ठीक है सर, करोल बाग में आप काम कर रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, किसका समर्थन, किसको वोटिंग वगैरह? क्योंकि आपकी तो मुझे लगा पार्टी नहीं है शायद, कोई चुनाव पार्टी है आपकी? नहीं, मैं सामाजिक कार्य ज़्यादा करता हूँ, सामाजिक संगठन, गरीबों के दलित। आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है दिल्ली में? आम बिल्कुल बढ़िया करे आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ना होती तो गरीबों की वो हालत हो गई होती। बिजली माफ, पानी माफ, हॉस्पिटल में दवाइयाँ माफ, इतनी सुविधा सरकार ने दे रखी हैं। तो उसके हिसाब से जो महंगाई अब बढ़ी है तेज़ी से, वो तो मर जाते भूखे। और मरता कौन? गरीब दलित जो झुग्गियों में रहता है। तो आप दिल्ली में बैठ के क्या क्या काम करेंगे आप? दिल्ली में हम उन गरीबों के उनकी आवाज़ उठाएंगे, हम काम करेंगे। जो हमारी सरकार, तो दिल्ली सरकार की मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ यहाँ, वो अलग मंच है, लेकिन यहाँ सामाजिक संगठन से इनके साथ जुड़ा हूँ, समाज का काम सबके लिए काम करेंगे। आपसे भी एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद मतलब अभी चुनाव होने वाला है, एक सब बड़े ज़िलों में से एक है इलाहाबाद यूपी के, ठीक है ना? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप अपने साथियों के लिए जो यहाँ पे आप लाए हैं और इलाहाबाद के जो साथी हैं उनके किस प्रकार से आप चुनाव में उतारेंगे और किस प्रकार से अपने वोट बैंक का यूज़ करेंगे? जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बड़ा सोच समझ के कदम उठाती है और अब जान भी चुकी है, जो कि पार्टी का समर्थन करेंगे। मैं समर्थन पार्टी का इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि हमारे जो बॉम्बे साहब हैं, ठीक, यहाँ आने के बाद हमको ऐसा चीज़ मुझे मालूम चला, ठीक, कि अपना एक वोट बहुत मूल्यवान चीज़ होता है, उसको जो भी वो सोच समझ करके दें। जैसे अभी देख लीजिए कि अभी बहुजन समाज पार्टी से ही निकला हुआ एक आज़ाद रावण जी थे, जब वो हो गए उनके साथ हम लोग पूरे दलित को इकट्ठा कर लिए, और जब हो गए तो आज़ाद समाज पार्टी हो गए। इसलिए हमको उसमें भी चुनना है कि हीरा उसमें कौन है, अब हम तलाशेंगे, उसमें नेतृत्व को भी नेतृत्व से तराशेंगे। जी सर, जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जो लोग थे उन्होंने अपनी अपनी बात रखी हैं। आशा करते हैं इनकी जो मांगें हैं सरकार सुने, इन पर ध्यान दे और आगे भी जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन रहेगा हमारी कोशिश रहेगी इनको कवर करने की, आगे आप लोगों तक इनकी मांगें पहुँचाने की। धन्यवाद।